प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको नवमांश कुंडली से जुड़ा एक ऐसा सूत्र बताने वाला हूं जिसे जानकर आप अचंभित भी हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सूत्र पर आपने पूर्व में गौर नहीं किया होगा। ये सूत्र बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही नई बात मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये सूत्र निश्चित रूप से ऐसा है जो आपको नवमांश कुंडली को देखने का एक नया तरीका बताने वाला है। आपकी कुंडली में आपके ग्रहों का मिलने वाला जो प्रभाव है, उसे जानने में, उसे समझने में आपको बहुत अधिक आसानी देने वाला आज का सूत्र रहने वाला है। अब आज का सूत्र क्या है नवमांश से जुड़ा, उसे जानने के लिए आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, अंत तक देखें, और आपके कोई प्रश्न रहे तो वो वीडियो में आप कमेंट करें। देखिए, वैसे तो मेरा विचार है कि मैं आपको पहले नवमांश से जुड़े जितने भी सूत्र है वो प्रदान कर दूं, उसके बाद में अन्य वर्ग चार्ट पर जाऊं। विशेषकर जैसे कुछ दर्शकों ने कहा था कि आप दशमांश कुंडली पर भी कुछ जानकारी दीजिए। मेरा विचार है कि अब इसके बाद एक बार विवाह से जुड़े हुए या फिर नवमांश से जुड़े हुए मैं आपको सूत्र बता दूं, फिर साथ में मैं आपको दशमांश कुंडली से जुड़े भी सूत्र बताऊं। लेकिन खैर, आपके भी मन में अगर कोई प्रश्न हो कि किस विषय से जुड़ी आपको वीडियो देखना है, किस पर मैं आपको आगे जानकारी दूं, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे उनमें से भी कुछ विषय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और आपको जानकारी प्रदान करूंगा। अब आइए बिना विलंब के हम आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, ये तो आप सभी जानते हैं नवमांश किसे कहते हैं। नवमांश से जुड़ी पूर्व में भी मैंने आपको बहुत सी वीडियो दी है। अब लेकिन मुझे एक बात आप बताइए, आप नवमांश कुंडली को क्यों देखते हैं, या फिर किस लिए नवमांश कुंडली को देखा जाता है। सबसे पहला जवाब आप में से अधिकतर का आएगा कि नवमांश कुंडली को देखा जाता है विवाह की या वैवाहिक स्थिति को देखने के लिए, जीवन साथी के बारे में पता करने के लिए, या विवाह के बारे में जानने के लिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, आप कहेंगे कि चूंकि ये लग्न कुंडली के 9 बराबर भाग करके बनाया हुआ है, तो ये नवम भाव से भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें हमारे आध्यात्म की स्थिति को, धार्मिकता को भी देखा जाता है। तो इसीलिए ये भी आप कहेंगे कि ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति है, ग्रह का ओरिजिनल भाग्य क्या है, ग्रह कितने मजबूत है, कितने कमजोर है, उसे दर्शाने का कार्य भी नवमांश कुंडली करेंगी। ये दो बातें हुई। ये हालांकि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, ये दोनों ही बातें मैंने आपको नवमांश कुंडली से जुड़ी जो वीडियो दी है उनमें बताया हुआ है। नवमांश कैसे देखते हैं, किस स्थिति में कोई ग्रह होने पर विवाह नहीं टूटता है, अच्छा रहता है, इससे जुड़ी जानकारी मैंने दी है। आगे भी कुछ जानकारी इससे जुड़ी देना है, लेकिन अगर आप नहीं देख पाए तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। लेकिन आज का जो विषय है उसमें आप एक बात देखिए, नवमांश कुंडली में जिस भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं, आप ये मान करके चलिए कि नवमांश कुंडली आपकी लग्न कुंडली है, और फिर आपकी कुंडली में आपकी दशा अंतरदशा का प्रभाव आप मिला करके देखिए। आप इस बात को देख पाएंगे कि नवमांश कुंडली में ग्रह जिस भाव में है, जिस राशि में है, दशा आदि के अंदर उन भाव का, उन राशि का प्रभाव आपको 100% मिल रहा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत असर आ रहा है, 100% आपको उसका प्रभाव भी मिल रहा है। मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन ये विषय मेरे ध्यान में इस प्रकार आया। वैसे तो कोई भी अगर कुंडली देख रहा हो तो मैं उसमें ये विचार कर ही रहा हूं कि नवमांश में कौन से भाव एक्टिव हो रहे हैं। जैसे मुख्य बात यहाँ संतान वाला जो एक विषय मैं आपको बताऊं, अगर जो समझना आसान रहेगा। देखिए, संतान के लिए आप क्या विषय समझते हैं कि संतान के लिए पंचम भाव का जो प्रभाव है, पंचम भाव से जुड़े हुए ग्रह, पंचम में बैठे हुए ग्रह, पंचमेश गुरु शुक्र जो कारक हो वहां पर, वो प्रभाव देने के लिए उनकी दशा होनी चाहिए। लेकिन एक और बात आती है कि जो ग्रह नवमांश कुंडली में एक दूसरे से नवम पंचम योग में होते हैं, यानी एक दूसरे से नवे या पांचवें बैठे हो। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह तीसरे भाव में है और कोई ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में है। जब इन दो ग्रह की दशा या अंतरदशा साथ में आ जाएंगी, उस समय पर भी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो सकती है। अब आप कहेंगे कि ये तो नवमांश क्यों देख रहे हैं, संतान के तो सप्तमांश कुंडली देखी जाती है, सप्तमांश देखिए। लेकिन यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि नवमांश कुंडली में जिस तरह के ग्रह जिस तरह का प्रभाव एक्टिव करते हैं, आपके जीवन पर वो प्रभाव अवश्य से आता है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि ये विषय इस प्रकार मेरे दिमाग में आया कि एक सब्सक्राइबर है, हमारे दर्शक है, लगातार जुड़े हुए लंबे समय से, शायद बोबी नाम से उनका मतलब आईडी आप देख पाते होंगे। उन्होंने कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न पूछा था कि किसी
ज्योतिषी ने कहा था उनको कुछ वर्ष पूर्व कि जब मंगल में शनि चलेंगे तो उस समय पर इनका ध्यान रखना, इनके कई अफेयर वगैरह होने की संभावना रहेंगी जो इनको परेशान कर सकती है। और उसी समय पर इस तरह के योग कई बार बने उनके साथ में, तो उनके मन में भी ये संशय आया कि ऐसा उस वर्ष के लिए क्यों कहा। वैसे तो उनकी कुंडली में आपको बताता हूँ, उदाहरण के लिए उन्हीं की कुंडली आज मैं लेकर के आया हूँ और उन्हीं की कुंडली से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मिलाइए। मैंने तो वहां बताया था कि नवमांश का उस समय लग्न एक्टिव हुआ था, बाकी उन्होंने बाकी मैच करके देखा और उनको भी असर मिला है उसका। बाकी मैं आपको भी साझा कर दूं ताकि आप सभी भी अपनी नवमांश कुंडली से इस विषय को देख पाए। अब कैसे, मैं आपको उनकी कुंडली बताने का प्रयास करता हूं। देखिए ये है उनकी कुंडली। अब उनको दशा समझिए, मंगल में शनि की दशा चल रही है, मंगल की महादशा, शनि की अंतरदशा। लग्न कुंडली में देखेंगे तो मेष लग्न, लग्न का स्वामी पंचम में मंगल है, उस पर शनि की तीसरी दृष्टि है। एक प्रभाव यह भी है कि मंगल का जो प्रभाव है शनि के साथ एक पंचम भाव को एक्टिव कर रहा है, क्योंकि मंगल और शनि कॉमन रूप से पंचम भाव को दोनों एक्टिव कर रहे हैं। मंगल पंचम में है और शनि पंचम को देख रहे हैं। ये तो पहला कंफर्मेशन हुआ कि चलो पंचम भाव से जुड़ा, यानी प्रेम से जुड़ा या फिर अफेयर वगैरह से जुड़ा चीजें इस वर्ष में ज्यादा एक्टिव रहेंगी, ये संभावना यहां पर आ गई। अब इसे और थोड़ा आगे बढ़ाकर आप नवमांश कुंडली में जाइए। नवमांश कुंडली का लग्न कौन कौन से ग्रह है वहां पर? मंगल और शनि। अब जब मंगल में शनि की दशा, शनि में मंगल की दशा, इस प्रकार से कैसा भी कॉम्बिनेशन मंगल शनि का बने तो उस समय पर क्या होगा? उस समय पर नवमांश का लग्न एक्टिव होगा। नवमांश आपको किसी से जुड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। अब मंगल में शनि के अंदर क्या होगा कि मंगल में शनि के अंदर इनके नवमांश का लग्न एक्टिव होगा। इनके साथ बहुत से विपरीत लिंग, मतलब मैं कहूँ कि लड़कियां जुड़ना चाहे या जुड़े या ये स्वयं से जुड़ना चाहे, ऐसी बातें बहुत अधिक देखने को मिलेंगी। और इसी के अलावा आप देख सकते हैं ना, जैसे अभी इनको राहु की महादशा है, राहु कहां पर है? अष्टम भाव में। तो जब राहु में राहु रहेंगे तो क्या होगा? मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। दूसरा क्या होगा? चतुर्थ का स्वामी है राहु। अगर आप नहीं जानते तो कुंभ राशि के स्वामित्व में राहु को लिया गया है। चतुर्थ का स्वामी अष्टम भाव में है। इसका मतलब क्या कि राहु की महादशा में शुरुआती समय पर अगर ये अपने जन्म स्थान से बाहर या घर परिवार से बाहर जाएंगे तो इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्योंकि राहु एक्टिव हो जाएगा ना, फिर चतुर्थ को खराब करके एक्टिव होगा। तो वैसी स्थिति के अंदर इनको परेशानी मिलेंगी। तो जब तक राहु में राहु रहा इन्हें परेशानी इसी प्रकार की आई है। बाहर गए तो परेशानी आई, मानसिक तनाव रहा अष्टम में होने के कारण, या व्यर्थ की चिंता रही। अब राहु में गुरु लग गए हैं। गुरु कहां पर है? दूसरे भाव में है। तो आप विचार कीजिए गुरु यहां पर किस तरह की स्थिति में नजर आते हैं। आप कहेंगे गुरु दूसरे भाव में है, अपनी राशि के है, अच्छे नजर आते हैं, केतु के साथ भी है, अच्छे कार्यों में जोड़ेंगे इनको। इनके मन में आएगा कि जो भी कुछ बुरी आदतें हैं, बुरी चीजें, उनको दूर किया जाए, क्योंकि गुरु जैसा ग्रह जुड़ा है, मोरल ग्रह नवम नंबर की राशि में यानी धनु राशि में जुड़ा है, तो यानी अच्छे क्षेत्र से जोड़ने की कोशिश करेगा, अच्छे धार्मिक कार्यों में अच्छी तरह से इनको आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो राहु में गुरु क्या करेगा कि इनको सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाए। आमने सामने के चूंकि ग्रह है तो आमने सामने बैठे हुए ग्रह नवमांश के विवाह भी करवाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव विवाह से जुड़ा हुआ है ना। यही नवम पंचम के हो गए। राहु में चंद्रमा क्या करेगा? संतान की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि दोनों नवम पंचम योग में है एक दूसरे से। इसी प्रकार राहु में गुरु आमने सामने है तो क्या करेंगे कि वो किसी से जोड़ना, विवाह आदि के योग बनाना। मैं जनरल बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि विवाह भी हो जाए, लेकिन जनरल बता रहा हूं कि राहु गुरु आमने सामने हो या कोई भी ग्रह जिसकी दशा हो नवमांश में आमने सामने बैठे हो, उस दशा में विवाह होने की पूरी संभावना रहती है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य भी योग आप मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए राहु में बुध आ जाए तो क्या होगा? छठा भाव एक्टिव होगा, नौकरी के अच्छे योग बनेंगे। अष्टम भी होगा तो कहीं विदेश की कंपनी में जुड़ सकते हैं, ऐसा आप बोलेंगे। तो मेनली कहने की बात क्या है कि कुंडली में, नवमांश कुंडली में, आप लग्न को अलग कर दीजिए, लग्न से भले मत मिलाइए, आप एक बार नवमांश कुंडली में जाइए। अब हाँ, कुछ के दर्शकों के मन में प्रश्न आए कि हमारा नवमांश सही है या नहीं, ये कैसे मैच करें। उसके लिए आप पूर्व की वीडियो, जो नवमांश से जुड़ी मैंने सारी वीडियो दी है, उन्हें आप देखिए। मैंने नवमांश में आपका स्वभाव कैसा होता है, एक एक लग्न के आधार पर वो भी बताया है। आप मिलाकर देखिए कैसा प्रभाव आपके जीवन पर स्वभाव में आ रहा है, उससे आप मैच कर लेंगे कौन सा लग्न आपका होना चाहिए। बाकी जैसा मैं आपको बता रहा हूं इस कुंडली में कि नवमांश के अंदर आपकी दशा और अंतरदशा उठाइए। आप जो भी आपको महादशा है, जो भी अंतरदशा, इन दो को ही उठाइए। इन दो को देखिए कि नवमांश में ये दोनों ग्रह कहां पर है, एक दूसरे से कैसे बैठे हुए हैं, शुभ भाव में है, सकारात्मक स्थिति में है या नकारात्मक स्थिति में है। जब आप इसे मिला लीजिए तो आप देख पाएंगे कि जो नवमांश में ग्रह जिस भाव में, जिस तरह की स्थिति में है, उसका 100% प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है। मान लीजिए कोई ग्रह लग्न कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, नवमांश में आप चले गए, वो दोनों ग्रह एक दूसरे से छठे आठवें भाव में हो गए। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ग्रह आपका चतुर्थ भाव में है और दूसरा ग्रह छठे भाव, अपने कुंडली के नवम भाव में चले गया, यानी उससे 6 घर आगे चले गया।
तो इन दो की दशा में क्या होगा, भले लग्न में कितने भी अच्छे बैठे हो, नवमांश में एक दूसरे से छठे आठवें में है, तो इस समय पर व्यक्ति को किसी न किसी रूप से शारीरिक या मानसिक परेशानी का सामना करना पड़े, या कोई ना कोई छोटे मोटे स्वास्थ्य में चीजें चलते रहे जो व्यक्ति को फिर भी परेशान करता रहे। ये बात आपको देखने को मिलेगी। तो बड़ा आसान है इसको देखना, लेकिन हाँ, नवमांश में ये ना देखे कि अच्छे भाव में है तो अच्छा ही प्रभाव आएगा। दोनों ग्रह का कॉम्बिनेशन देखे कि आपका जो ग्रह का स्वामी, मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मान लीजिए कोई ग्रह चतुर्थ में है, कोई नवम में है, या कोई एकादश में है। चतुर्थ से एकादश भाव कौन सा आता है, आठवां आता है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्या हो रहा है, चौथा आठवां कहीं ना कहीं अपना ये छठा आठवां इस समय एक्टिव हो रहा है। तो छठा आठवां एक्टिव होगा तो क्या करेगा, मानसिक रूप से अशांत करेगा, परेशान करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए इस तरह की दशाओं में क्या होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। भले लाभ भी मिले, अच्छा प्रभाव भी मिले, लेकिन मेहनत बढ़ जाएगी। और यही ग्रह फिर लग्न कुंडली से मर्ज कर लीजिए, दोनों को मिला लीजिए, आप देखेंगे कि दशा का फल निकालने में इससे आसान तरीका आपको दूसरा नहीं मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस नवमांश में उन ग्रहों को देखिए, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन देखिए, शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव सब मिलाइए, फिर लग्न से एक बार टेली कर लीजिए। बस आप फिर विचार कीजिए आपकी कुंडली के अंदर ये जो ग्रह है वो किस तरह का असर दे रहा है, आपके जीवन में आगे आने वाली दशा में क्या होगा, ये सब आपको पता लग जाएगा। क्यों कहा जाता है कि लग्न कुंडली तो आप अच्छे समय पर जन्म कराकर चुन सकते हैं, लेकिन नवमांश भी आपको वही मिल जाए, नवमांश कुंडली आप जो चाहते हैं वही मिल जाए, ये बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जो आजकल जन्म का समय देते हैं ना बच्चों का, ठीक है, कोई खराबी नहीं है उसमें, आप दीजिए। आप कह सकते हैं कि नहीं हमने तो अच्छा लग्न दे दिया, लेकिन लग्न देने से उनका भाग्य नहीं बदला पूरी तरह। क्योंकि लग्न कुंडली तो चलो मिल जाती, हो सकता था स्वतः इसी समय जन्म हो जाता, लेकिन नवमांश जो है वो उनके प्रारब्ध है, किस तरह के कर्म करके आए हैं उसके आधार पर नवमांश मिलता है। नवमांश कुंडली स्वयं के आधार पर नहीं मिलती कि स्वयं आप मतलब कोई काम करेंगे और कुछ मिल जाएगा। नवमांश कुंडली आपके पूर्व के अच्छे कर्मों को ही दर्शाती है। इसे नवमांश खराब हो जाने पर आप केवल एक बात देखते हैं कि व्यक्ति को जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक नवमांश से जुड़ी मेरे को वीडियो ध्यान आती है मेरी ही, कि मैंने बताया था आपके प्रारब्ध के कर्म कैसे थे, वो नवमांश बताता है। तो उससे जुड़ी मैंने वीडियो दी थी आपको कि आपने पूर्व में अगर खराबी करी होंगी ना, तो ही नवमांश आपको खराब मिलेगा। देखिए, नवमांश में कोई ग्रह नीच राशि का होना खराब बात नहीं है, ठीक है, उसकी एनर्जी खराब हो गई, किसी न किसी रूप में उसकी कमजोरी मिली है आपको, लेकिन ग्रह का पीड़ित हो जाना, नकारात्मक प्रभाव में चले जाना, पूरी तरह एक डैमेज हो जाना, वो सबसे बड़ी परेशानी। और उस ग्रह से जुड़ा परेशानी आपको फिर हमेशा जीवन भर मिलती है। किसी के सूर्य अगर पूरी तरह पीड़ित हो जाए, दो पापक ग्रहों के प्रभाव में आ जाए नवमांश के अंदर, तो आप पक्की बात समझिए कि ऐसा व्यक्ति सूर्य के गुण खराब करके लाया है अपने जीवन में, और फिर अब इसको सही करने में बहुत लंबा समय जाएगा। नवमांश के उपाय, कोई भी उपाय हो, कम से कम भी मैं कहूँ ना कि बहुत लंबा समय लेते उसको सही करने के लिए, नवमांश को सुधारने के लिए। आप ये नहीं सोच सकते कि नवमांश में जो ग्रह बैठे उनका भी लग्न कुंडली जैसा उपाय हो जाएगा, कि आपने आज उपाय किया और 2-3 दिन में, 2-3 महीनों में आपका काम ठीक हो गया। कई वर्ष जब उपाय करते हैं नवमांश के ग्रहों का, तब जाकर हमेशा के लिए उसका प्रभाव अच्छा हो पाता है, वो भी लगातार उपाय करते रहने पर। आप सोचे कि मैंने, हाँ, कुछ समय के लिए आपने उपाय किया, कोई भी उपाय किया उससे ग्रह से लिंक, कुछ महीनों में उसका असर आ जाएगा, ये बात पक्की है। लेकिन लंबे समय के लिए असर चाहिए तो उसको लंबे समय तक आपको उसका उपाय भी करना पड़ते रहेगा, तब जाकर असर मिल पाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसे आप मिलाइए, नवमांश कुंडली को अपने लग्न कुंडली जैसा देखें, और नवमांश में बैठे ग्रहों को आप अपने जीवन में मिलाकर देखें, किस तरह की स्थिति वो दे रहे हैं, किस तरह का प्रभाव आपको जीवन में दे रहे हैं, और कौन से ग्रह शुभ प्रभाव में है, कौन से अशुभ प्रभाव में है, कौन से आपके अच्छे भाव को एक्टिव कर रहे हैं, और किस दशा में आपको लाभ हुआ था उस दशा को देखिए। नवमांश में उन ग्रहों को, योग को देखिए, किस भाव को एक्टिव कर रहे हैं, कहां पर एक्टिव कर रहे हैं, अच्छे है खराब है, आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में ये जो दशा थी वो क्यों अच्छी थी और क्यों खराब थी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को, जानने को मिला होगा। अगर आप ऐसी ही रोचक वीडियो और कुछ नए सूत्र देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।